Hello everyone. From today we are going to start term 2 syllabus of class 10th, and in the first we will start from physics. So this is chapter 12 physics electricity and this is the part 1. तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और ये आपका पार्ट 1 ही है. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. देखो, कुछ टॉपिक्स जो हैं हमारे इस चैप्टर के वो इस सेशन में नहीं दिए गए हैं, कुछ डिलीट कर दिया गया है, कुछ पोर्शन इस चैप्टर का. पर फिर भी मैंने आपको जो मेन टॉपिक्स थे कि जो आपको आपके यूज होंगे, अदर जो टॉपिक्स आपके दिए गए हैं सिलेबस में, वो मैंने आप यहाँ पर कंसीडर किए हैं. वैसे आपको जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो डेफिनेशन है, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर आपको ये पता होना चाहिए ओम्स लॉ के लिए. आपका जो सिलेबस है वो ओम्स लॉ से स्टार्ट होता है, पर वो स्टडी करने से पहले ये बताना बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए इन बेसिक चीजों का. तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से कि हमारे पास जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. सबसे पहले मैं यहीं पर जो भी चीजें आएंगी मैं उनके बारे में डिस्कस जरूर करूंगी. तो इलेक्ट्रिक चार्ज बच्चों दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है. ठीक है. मेनली हम पॉजिटिव को प्रोटॉन से डिनोट कर देते हैं और नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन से. ठीक है. तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या हम कहें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ आपका? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या हम कहें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. पर बेसिकली क्या मूव करते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ना कि आपका पॉजिटिव चार्ज मूव करता है. ठीक है. द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. देखिए यहाँ पर बता दिया गया ना, इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर. वेरी इंपॉर्टेंट. कंडक्टर के केस में सिर्फ जो आपका करंट होता है वो किसके ड्यू टू होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स के ड्यू टू. अब इतना ही समझ लें. ठीक है. तो हम जब बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव. नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे होता है, पॉजिटिव प्रोटॉन्स पे होता है. तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहें या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहें, बात एक ही होगी, क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो करंट होता है दैट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो समझ में आया. तो जो आप इलेक्ट्रिक करंट है, हम इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं आई से. ओके. तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, मीन्स चार्ज बाय टाइम. और ये चार्ज कौन सा है आपका? नेगेटिव चार्ज, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज है, पर हम यहाँ पर कौन सा ले रहे हैं? मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले रहे हैं. तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी. तो आपकी यूनिट क्या होती है करंट की? एम्पियर. द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर. आपको ये बेसिक चीजें याद रखनी है. तो हम अगर किसी दूसरे वे से यूनिट निकालना चाहें तो वो क्या होगी? यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड टाइम इज सेकेंड. तो आपका जो एम्पियर है वो किसके इक्वल हो गया? 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, या मैं सिंपल कहूं कि कूलम बाय सेकेंड. तो जो हमारा एम्पियर होता है वो कूलम बाय सेकेंड होता है. अगर या तो मैं करंट को लिखूं, फॉर एग्जांपल हमें बोलते हैं कि आपका करंट कितना हो, या मैं लिखूं 2 एम्पियर, या मैं लिखूं 2 कूलम पर सेकेंड. ठीक है. दोनों ही बात क्या है? सेम है. तो वैसे जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है एम्पियर आपकी. तो जो कूलम पर सेकेंड का मतलब क्या है? इस करंट का मतलब क्या है? अगर आपकी ये वायर है, अगर इसमें से देखो हम करंट की बात कर रहे हैं तो क्या फ्लो करेगा? चार्ज. और चार्ज हम कौन सा लेंगे? पॉजिटिव या नेगेटिव? वी विल टेक नेगेटिव चार्ज. और नेगेटिव चार्ज किस पे होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स पे. तो हम क्या कहेंगे? इस वायर में क्या फ्लो कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन. अगर मैं बोलती हूं इस वायर में 5 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं इन 1 सेकेंड, तो आपका करंट कितना होगा? 5 एम्पियर. अगर मैं बोलती हूं इस वायर में 10 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इन 1 सेकेंड, तो हमारे पास करंट क्या होगा? 10 एम्पियर. तो जो आपका करंट होता है वो एक्चुअल में क्या होता है? दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड. किसी भी वायर में 1 सेकेंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं किसी एक पॉइंट से, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट.
होप आपको समझ में आया होगा इस एग्जाम्पल से। तो 1 एम्पियर होता है 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होती है करंट की? इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो आपकी करंट की डायरेक्शन होगी वो ये होगी। करंट डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको ये बात बहुत ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, और आपको याद रखनी है। हम बोलते हैं ना द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विच करंट, तो हम बच्चों को ऐसा लगता है कि जो डायरेक्शन है वो भी क्या होगी, सेम होगी एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इट इज ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दो ही पॉइंट है, कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड। जब तक आपका जो सर्किट है वो कंटिन्यूअस और क्लोज नहीं होगा, हम उसको इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं कहेंगे। मतलब अगर कहीं पर ब्रेक आ गया, फॉर एग्जाम्पल देखो ये है, अगर यहाँ पर वायर में ब्रेक आ गया यहां से लेकर के यहां तक, क्या यहाँ आपका यहाँ पर आप बल्ब लगा हुआ है, क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? ये सर्किट कंप्लीट ही नहीं हुआ। यहां से यहां तक क्या आ गया, इसमें एक ब्रेक आ गया, ये कंटिन्यूअस पाथ नहीं बना, ना ही ये कंटिन्यूअस है ना ये क्लोज्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर से बीच में वायर क्या है, कटी हुई है, तो ये एक क्लोज्ड पाथ नहीं है, तो आज जो आपका सर्किट है वो कंप्लीट नहीं है, आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या जरूरी है, आपका जो सर्किट है वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, ये क्या है, यहाँ पर स्विच है ऑन ऑफ के लिए, ये कंप्लीट वायर है, और यहाँ पर लाइट बल्ब लगा हुआ है। अगर कहीं पर भी इस वायर में कोई ब्रेकेज होगी, कोई डैमेज हो गया कहीं से भी ये वायर, तो जो आपका बल्ब है वो ग्लो करना बंद कर देगा सेम टाइम। तो क्या आपके इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए क्या चीज जरूरी है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, कि कंप्लीट पाथ होना चाहिए, जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पर एंड होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही पाथ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। जब तक आपका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, आपकी कोई भी चीज है वो वर्क नहीं करेगी। नेक्स्ट, ये एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या होते हैं? देखो हमने पढ़ा भी करंट के बारे में। ठीक है, तो एक जो अपरेटस होता है जो करंट को मेजर करता है। देखो जब हमने करंट का पता लग गया कि भाई ये 5 एम्पियर है, ये 10 एम्पियर, ये हम इलेक्ट्रॉन्स को काउंट तो नहीं कर सकते ना, हम बाय नेक्ड आई हम नहीं देख सकते इलेक्ट्रॉन्स को। हम तो नहीं बता सकते कि इस वायर में से, जो ये वायर है, इसमें 1 सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं या 10 कर रहे हैं। हम तो अपनी नेक्ड आई से तो बता नहीं सकते ये बात। तो ये चीज, इसको काउंट करने के लिए भी क्या जरूरत होगी, किसी न किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस की जरूरत होगी, किसी न किसी सर्किट की जरूरत होगी। तो जो अपैरेटस इस चीज को मेजर करता है कि किसी पॉइंट से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं, मतलब इस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, जो भी अपैरेटस इस चीज को मेजर करता है, दैट इज कॉल्ड एमीटर। तो क्या हुआ एमीटर, इट इज एन apparatus विच इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। होप आपको समझ में आ रहा है। अब बात है वोल्ट मीटर की, कि वोल्ट मीटर क्या होता है। जैसे करंट होता है ऐसी ही क्वांटिटी होती है पोटेंशियल डिफरेंस। कुछ पोर्शन आप में से डिलीट कर दिया गया है इस चैप्टर में से, इसीलिए मैंने आपको डिस्कस नहीं किया, तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। एक क्वांटिटी होती है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। तो जो इस जो भी अपैरेटस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, दैट इज कॉल्ड वोल्टमीटर। ठीक है, तो क्या है, एन apparatus टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट। मान लो ये आपकी कोई भी वायर है, यहाँ पर इसका एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, दोनों ही पॉइंट के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होती है। यहाँ पर जो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को जो भी अपैरेटस मेजर करेगा, दैट इज कॉल्ड वोल्टमीटर।
ठीक है। नेक्स्ट, गैल्वेनोमीटर। इट इज अ डिवाइस टू डिटेक्ट करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो अब आप पूछोगे मैम जो एमीटर है और जो गैल्वेनोमीटर है दोनों ही किसको डिटेक्ट कर रहे हैं? करंट को। तो इनमें डिफरेंस क्या हुआ एमीटर और वोल्ट गैल्वेनोमीटर में? देखो ये भी करंट को मेजर कर रहा है, ये भी करंट को ही डिटेक्ट कर रहा है। अगर दोनों ही करंट को डिटेक्ट कर रहे हैं तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? देखो गैल्वेनोमीटर है वो सिर्फ डिटेक्ट करता है वेरी स्मॉल क्वांटिटी। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है फॉर वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट। अगर हम करंट की क्वांटिटी को इंक्रीज कर देंगे गैल्वेनोमीटर विल डैमेज फॉर लार्ज करंट। ठीक है। अगर हम गैल्वेनोमीटर में से लार्ज करंट को फ्लो करवाते हैं तो वो क्या हो जाता है? डैमेज। तो गैल्वेनोमीटर का यूज किया जा सकता है फॉर वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट। पर हमें तो ऐसा तो नहीं है कि स्मॉल क्वांटिटी ही मेजर करनी, हमें तो लार्ज भी मेजर करनी पड़ सकती है। सो वी मेड एमीटर एंड वी आर यूजिंग एमीटर इन अवर लेबोरेटरी। तो गैल्वेनोमीटर का जो यूज है वो तो सिर्फ डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, ये पता लगाने के लिए यूज किया जाता है जब बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी करंट की हो कि यहाँ पर करंट फ्लो कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। जो हमारे एमीटर और वोल्ट मीटर बनाए जाते हैं उनके अंदर गैल्वेनोमीटर ही होता है। गैल्वेनोमीटर का ही यूज करके एमीटर बनाया जाता है और इसका ही यूज करके वोल्ट मीटर बनाया जाता है। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एमीटर और वोल्ट मीटर नहीं थे बच्चों, हमारे पास सिर्फ गैल्वेनोमीटर था जिससे हम डिफ्लेक्शन नोट करते थे। पर इसके अंदर बहुत सारी ड्रॉबैक थी, इसलिए उनको दूर करने के लिए हमने एमीटर और वोल्ट मीटर बनाए। पर एमीटर और वोल्ट मीटर किसका यूज करके बनाए जाते हैं? गैल्वेनोमीटर का यूज करके ही बनाए जाते हैं। होप यू अंडरस्टूड। ओम्स लॉ, यहाँ से आपका पोर्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट होता है। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज ओम्स लॉ। पर ओम्स लॉ को समझने के लिए हमें ये सब चीजों का पता होना चाहिए। देखो इसमें भी यूज हुआ है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी और करंट भी रेसिस्टेंस भी। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर यूज हो रही हैं, इसीलिए मैंने आपको एक ब्रीफ डिस्कशन दिया है 5 to 10 मिनट का इस चैप्टर के बारे में कि आप अच्छे से समझ पाए। तो जो ओम्स लॉ है वो क्या होता है? According to this law, under the constant physical condition, the potential difference across the conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor. इसका मतलब क्या है? देखो मैं आपको एक सर्किट बनाती हूँ यहाँ पे। देखो जो ये बैटरी है, यहाँ पर ये बैटरी है, ये करंट फ्लो कर रहा है इस बैटरी की वजह से। ये बैटरी क्या क्या अप्लाई करेगी? पोटेंशियल देगी। क्या देगी? पोटेंशियल देगी। उस पोटेंशियल से क्या फ्लो करेगा? ये इस वो वायर में करंट फ्लो करेगा, और जब करंट फ्लो करेगा तो ये बल्ब ग्लो करेगा। यही होगा ना, ऑटोमेटिकली सब चीजें यही होंगी। बैटरी लगी हुई है, बैटरी के अंदर पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल से क्या आ रहा है? करंट आ रहा है। करंट जैसे ही करंट फ्लो करता है सर्किट में, बल्ब हमारा ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो अब देखो, एक तो मैंने एक छोटा सा सेल लगाया बैटरी के अंदर। ठीक है, एक सेल लगाया मैंने, सबसे पहले मैंने एक सिंगल सेल लगाया बैटरी एक इसकी जगह पर। फिर मैंने 2 सेल लगा दिए यहाँ पर। पहले मैंने 1 सेल लगाया, फिर मैंने 2 सेल लगा दिए, ऐसे ऐसे करते मैंने 3 सेल भी लगाए। ऐसे ऐसे करके मैंने क्वांटिटी इंक्रीज कर दी। जब मैंने 1 सेल लगाया, 2 सेल लगाए, 3 सेल लगाए, इनमें डिफरेंस क्या था? जब हमने 1 सेल लगाया तो हमारा बल्ब कम ग्लो कर रहा था, ब्राइटनेस कम थी। जब 2 सेल लगाए तो ब्राइटनेस इंक्रीज हुई। जब 3 सेल लगाए तो ब्राइटनेस और इंक्रीज हो गई।
पर मैंने अभी अभी आपको बताया ब्राइटनेस किस पे डिपेंड कर रही है, करंट पे, और ये करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल पे, है ना। तो इसका मतलब जब वन सेल हमने यूज किया था तो उसका पोटेंशियल क्या था, कम, पोटेंशियल कम था तो करंट भी कम, करंट कम था तो ग्लो भी कम कर रहा था। जब मैंने टू सेल लगाए तो पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, जैसे पोटेंशियल इंक्रीज हुआ करंट इंक्रीज हुआ, और करंट इंक्रीज होने से आपका बल्ब भी ज्यादा ग्लो करने लगा। सेम थिंग हैपेंड व्हेन आई यूज्ड थ्री सेल इंस्टेड ऑफ वन और टू। जब तीन सेल लगाए तो पोटेंशियल और इंक्रीज हो गया बच्चों, और उस पोटेंशियल के इंक्रीज होने से आपका करंट इंक्रीज हो गया सर्किट में, और करंट जैसे जैसे ही इंक्रीज हुआ आपका जो ग्लो कर रहा था बल्ब, उसने और ज्यादा ब्राइटनेस से ग्लो करना स्टार्ट कर दिया। तो जब हमने ये एक एक्सपेरिमेंट किया तो हमें पता लगा कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं उस पोटेंशियल के साथ साथ आपका करंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं इस वायर में, जैसे जैसे हम स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं अपनी बैटरी की, और जैसे जैसे हम नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे करंट इंक्रीज हो रहा है। बैटरी क्या होती है, कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। एक तो आप वन सेल यूज करो, अगर आप एक से ज्यादा सेल यूज करोगे तो दैट इज ए बैटरी, ठीक है ना। तो अब देखो, अकॉर्डिंग, अब समझ में आया ना, अकॉर्डिंग टू दिस ला, कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन मतलब जो टेम्परेचर प्रेशर है वो सेम रहने चाहिए जब भी आपने यहाँ पर पोटेंशियल को चेंज किया। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। अभी मैंने आपको समझाया ना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और मैंने आपको ये भी बताया है जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल में चेंज करते हैं तो बच्चों हम क्या यूज करते हैं, एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। एंड यहाँ पर वो कांस्टेंट है ये R। क्या है वो कांस्टेंट, R। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब भी जब जब इक्वल टू में चेंज किया जाएगा तब तब हम एक कांस्टेंट का यूज करें, और दैट कांस्टेंट इज R हियर। और इस R को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। आपको याद रखना है रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अगर आपको वहां पर नहीं ये दिख रहा तो मैं यहां पर लिखती हूँ रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। तो R इज कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। अब देखो V इज इक्वल टू आई आर, तो अगर आपको I डिफाइन करना तो I किसके इक्वल होगा, यहां से देखो V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाई आर, ठीक है ना। तो I इज इक्वल टू V बाई आर। तो आप करंट को कैसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस टू द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। किस किस का रेशियो हुआ, ये V और R का रेशियो है, ओके। तो अब देखो R डिपेंड अपॉन नेचर, ज्योमेट्री एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर। ये आपका रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करेगा वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। और किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं करता वो भी हम देखेंगे। तो आपको समझ में आया यहाँ पर हम आपका ओम्स लॉ क्या है, सिर्फ आपको एक ही बात याद रखनी है, ओम्स अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और जब आप इसको इक्वल में चेंज करोगे तो एक कांस्टेंट का यूज करेंगे, दैट कांस्टेंट इज R। और R को क्या बोलते हैं हम, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और I इज इक्वल टू V बाई R। वेरी सिंपल, सबसे सिंपल टॉपिक है आपके सिलेबस का ओम्स लॉ। अब देखते हैं R किस किस पे डिपेंड करता है। रेशियो ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। देखो अब रेसिस्टेंस हमें डिफाइन करना है, V इज इक्वल टू आई आर। अब मुझे आप बताओ R किसके इक्वल होगा, V बाय I। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, V बाय I होगा, V बाय I, ठीक है। तो R इज इक्वल टू V बाय I। तो इन्होंने यही यहाँ पर लिखा हुआ, रेशियो ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, ठीक है। रेशियो है किस किस का, अप्लाइड वोल्टेज का, ये रही आपकी अप्लाइड वोल्टेज, टू द करंट फ्लोइंग, टू द करंट फ्लोइंग,
टू द करंट फ्लो। तो R इज इक्वल टू V बाय I। अब आप देखो यहाँ पर, यहाँ से यूनिट क्या होंगी आपकी, ये आपका V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को देखो, मैंने अभी अभी आपको बताया है यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर करते हैं हम, वोल्ट मीटर से। और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी क्या होती है आपकी, वोल्ट। क्या होगी, वोल्ट। समझ में आया ना, वोल्ट मीटर, वोल्ट। ठीक है। करंट को किससे मेजर करते हैं, एमीटर से, और इसकी यूनिट भी क्या है, एम्पियर। समझ में आई। तो वोल्ट मीटर से किसको मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस से, और उसकी यूनिट क्या है, वोल्ट। तो अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर देखो इस रेसिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, V बाय I। और तो V की यूनिट क्या है, वोल्ट, बाय करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर। यूनिट क्या बन गई रेसिस्टेंस की, वोल्ट पर एम्पियर। या हम जो आपकी SI यूनिट होती है रेसिस्टेंस की, वो होती है ओम। और ओम किसके इक्वल होता है, वोल्ट पर एम्पियर की। ठीक है। SI यूनिट क्या होती है रेसिस्टेंस की, ओम, और ओम किसके इक्वल होता है, वोल्ट पर एम्पियर के। ठीक है। तो रेसिस्टेंस इज अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट। तो रेसिस्टेंस है क्या चीज, रेसिस्टेंस वो चीज है जो करंट को फ्लो होने से रोकता है। ठीक है, समझ आई आपको बात। अब इन्होंने पूछा भी, आपने डिफाइन तो कर दिया कि ये रेशियो है पोटेंशियल का और करंट का, पर एक्चुअल में ये करता क्या काम है। तो रेसिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट, मतलब ये करंट को फ्लो होने से रोकता है। ठीक है। तो रेसिस्टेंस इज अपोजिशन, तो आपको याद रखना ही है। नेक्स्ट, अब ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, जो आपका रेसिस्टेंस है यहां से हम देखेंगे वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चों, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। अगर मैं आपको ये लेंथ ले लूं, ठीक है, जितनी ज्यादा वायर की लेंथ होगी उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। अब आप देखो, ये आप इसको ना फ्रिक्शन से समझ सकते हो। आपने फ्रिक्शन का तो पता ही है आपको, आप 9th क्लास में भी स्टडी कर चुके हो फ्रिक्शन का कुछ पार्ट। तो जैसे फ्रिक्शन चीजों को चलने से रोकता है ना, ऐसे ही रेसिस्टेंस करंट को फ्लो होने से रोकता है। एक तो आपको 1 किलोमीटर जाना है, एक आपको 2 किलोमीटर जाना है, तो फ्रिक्शन किस में ज्यादा होगा, 2 किलोमीटर में। 2 किलोमीटर में ज्यादा परेशानी आएगी अगर रास्ता अच्छा नहीं है तो चलने के लिए। सेम थिंग हियर, अगर आपकी लेंथ एक तो वायर की कम है, एक ज्यादा है, तो ज्यादा वाले में अगर करंट फ्लो करेगा तो उसको ज्यादा रास्ता तय करना है, तो उसमें फ्रिक्शन भी क्या होगा, ज्यादा, मतलब रेसिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा। तो यहाँ पर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मीन्स अगर लेंथ ज्यादा होगी तो आपका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब अगर आपका एरिया ज्यादा है तो रेसिस्टेंस कम, अगर एरिया कम है तो रेसिस्टेंस ज्यादा। मतलब ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 बोल दूं, तो हमारे पास अगर हम अब 1 और 2 को कंबाइन कर दें तो क्या आ जाएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई। ठीक है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी अभी मैंने आपको बताया, जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, एक कांस्टेंट का यूज करेंगे, और वो कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, दिस रो, दिस इज कॉल्ड रो। जो ये सिंबल है वो किस चीज का है, रो का। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, कांस्टेंट। तो रो इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। रो को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेसिस्टिविटी। और क्या बोलते हैं हम इसको, रेसिस्टिविटी। तो अब आपको समझ में आया कि जो आपका रेसिस्टेंस है वो किस किस पे डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। कैसे करता है, लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और नेचर ऑफ मटेरियल पे तो करेगा ही। ठीक है, तो यहां से हमें समझ में आया रेसिस्टेंस के बारे में। अब बात आ रही है रेसिस्टिविटी की
तो रेसिस्टिविटी क्या है आपका, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर बोलते हैं और रेसिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। पर अब यहां से ध्यान रखें, कई बार हम गलती क्या करते हैं, R इज इक्वल टू रो L बाई ए एंड रो इज इक्वल टू R A बाई L। और इन दोनों फॉर्मूले से हमें लगता है भी जो रेसिस्टेंस है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इनवर्सली एरिया के, और रेसिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के और इनवर्सली है लेंथ की, ठीक है ना। पर ऐसा नहीं है, अभी अभी हमने यहाँ पे देखा, ये तो रो तो क्या है, कांस्टेंट। रो को तो हमने यूज किया है कांस्टेंट की जगह पर, ये तो कांस्टेंट है, ये इस एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। जो रेसिस्टेंस है सिर्फ वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है आपका, जो आपकी रेसिस्टिविटी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन एरिया एंड लेंथ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो आप चाहे कितने भी स्टार लगा लो, ठीक है। तो आपका रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा लेंथ एरिया पे, आपकी जो रेसिस्टिविटी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन एरिया एंड लेंथ, क्योंकि वो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जगह हमने रेसिस्टिविटी को यूज किया है। तो इट ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी रो इज इक्वल टू R A बाई L। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एरिया और लेंथ के डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, ये इस पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। इट्स SI यूनिट इज ओम मीटर, ये ओम है, ऐसे ओम मीटर। ओम मीटर कैसे आई इसकी यूनिट आप देखो, रो किसके इक्वल है, R A बाई L। अभी अभी हमने पढ़ा रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो अब देखो यहां से क्या यूनिट आ गई, ओम मीटर, क्लियर। तो जो रेसिस्टिविटी है उसकी यूनिट होगी आपकी ओम मीटर। होप यू अंडरस्टूड। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, जो रेसिस्टेंस है वो डिपेंड करता है लेंथ और एरिया पे, जो रेसिस्टिविटी है वो लेंथ और एरिया पे इंडिपेंडेंट है। अब देखो एक न्यूमेरिकल, हाउ मच करंट विल इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रा फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। कितना सोर्स है आपका, पोटेंशियल कितना है, 220 वोल्ट। इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज, रेसिस्टेंस 1200 ओम। अब निकालना क्या है आपको, करंट। बताओ कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या है आपका, V इज इक्वल टू आई आर। तो I कैसे निकलेगा, V बाई आर। तो निकालो, V क्या है 220 बाई 1200, 11 बाय 60 एम्पियर। अब चाहो तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहेगा 11 बाय 60 एम्पियर। दिस इज ए। सेकेंड पार्ट बी, हाउ मच करंट, यहां भी आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है। विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रा फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स, वोल्टेज इज 220 वोल्ट, पोटेंशियल। इफ द रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस कितना दे दिया आपको 100 ओम। तो I का फॉर्मूला क्या होगा, V बाई आर। तो V की वैल्यू क्या है आपके पास 220, R की वैल्यू क्या है 100। तो बताओ कितना करंट आएगा 2.2 एम्पियर। ये है आपका करंट 2.2 एम्पियर। क्लियर ऑल द पॉइंट्स। तो ये आपका करंट रहेगा। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए, बट जो आपके इसके क्वेश्चंस रहते हैं एनसीईआरटी के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आप नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आप ये वाला पार्ट जो 1 है आपका वो जरूर देखें, क्योंकि नेक्स्ट में हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। 1 न्यूमेरिकल तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, अगर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट में ही हम सारे न्यूमेरिकल्स को कंसिडर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।